हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन डिज़ाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश की थी शाफ्ट के बारे में, जैसे कि शाफ्ट क्या होती है, कितने टाइप की शाफ्ट होती है, किस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं शाफ्ट को डिज़ाइन करने में, और स्टैंडर्ड साइजेस जो शाफ्ट के अवेलेबल है मार्केट में वो क्या होते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम शाफ्ट को कितनी बेसिस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड है, मेथड को यूज़ करके शाफ्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है, या वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया को हम यूज़ करके शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो बगैर किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट की, तो शाफ्ट को बेसिकली दो क्राइटेरिया से डिज़ाइन किया जाता है। दो क्राइटेरिया कंसीडर किए जाते हैं शाफ्ट के डिज़ाइन में, जिसमें पहला क्राइटेरिया होता है आपका स्ट्रेंथ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और सेकंड क्राइटेरिया आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी बेसिस। सो अगर स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर बात की जाए, यानी अगर हम कंसीडर करें स्ट्रेंथ को, सो इफ वी कंसीडर डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बेसिस पे हम कंसीडर करें डिजाइन ऑफ शाफ्ट को, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको कंसीडर करना होगा। और वो पॉइंट्स क्या हैं, इसमें पहले ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, पहला केस ये हो सकता है कि जो शाफ्ट हो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रही हो। तो पहले ये हो जाएगा आपका शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क ओनली। शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा हो उसके रोटेशन की वजह से, या सिर्फ और सिर्फ टॉर्क अप्लाई हो रही हो। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा हो। तो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट ओनली। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, थर्ड केस ये हो सकता है shaft is subjected to combined bending and twisting movement, यानी कॉम्बिनेशन लग रहा हो, बेंडिंग भी हो रही हो एंड ट्विस्टिंग भी हो रही हो। तो एक केस ये हो गया आपका। ओके, तो ये तीन केसेस होंगे जो हम जनरली कंसीडर करेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट में। तो आज हम देखते हैं कि अगर शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ टॉर्क अप्लाई हो रही हो, तो उस केस में शाफ्ट को कैसे डिजाइन किया सकता है। तो लेट्स स्टार्ट डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। shafts subjected to twisting movement only। सो अगर शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, तो शाफ्ट की जो डायमीटर होगी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन तो ये आता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई होता है, तो शाफ्ट की जो डायमीटर कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली डिज़ाइन का मतलब क्या है, शाफ्ट के डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप उसकी डायमीटर को कैलकुलेट करके बताएं कि आपको उस ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए कितनी डायमीटर की शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी।
तो अगर ये बात की जाए कि डायमीटर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम सिंपली टॉर्जन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग टॉर्जन इक्वेशन we can calculate diameter of shaft. अब ये टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है? तो टॉर्जन इक्वेशन सिंपली होती है आपकी T/J इज इक्वल्स टू τ/r। अब अगर बात की जाए T, तो T क्या होता है? T इज नथिंग बट सिंपली इट इज अ ट्विस्टिंग मोमेंट। T इज ट्विस्टिंग मोमेंट, इसी को हम टॉर्क भी कहते हैं, विच इज एक्टिंग अपॉन द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर जो ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई होता है उसी को हम, और शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होती है, या जो शाफ्ट है उसके ऊपर जो ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई होता है उसी को हम टी कहते हैं। और ये बेसिकली क्यों होता है कि जब आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही होती है तो उसकी वजह से एक एक फोर्स, एक टॉर्क लग रही होती है इन न्यूटन मीटर, विच इज़ नोन एज ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर जे की बात की जाए तो जे यहाँ पर आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। जे इज नथिंग बट पोलर मूवमेंट ऑफ inertia, and tau is simply the torsional shear stress. Tau is simply the torsional shear stress. torsional shear stress। और अगर r की बात की जाए तो r क्या है यहाँ पर? r is nothing but it is a distance from the neutral axis to the outermost fiber। तो अब ये r को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज कि ये आपकी एक शाफ्ट है, एक टॉप व्यू दिखाया गया, यानी प्लान है ये शाफ्ट का, कुछ इस तरीके से आपकी शाफ्ट दिख रही है। तो अगर अब बात की जाए शाफ्ट की, तो इस शाफ्ट में क्या होगा, ये एक डायमीटर हो गई शाफ्ट की, और ये एक और डायमीटर हो गई शाफ्ट की। अब क्योंकि ये शाफ्ट सर्कुलर है और सिमेट्रिकल भी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस जो लाई करेगा वो इस जगह लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे शाफ्ट की, क्योंकि शाफ्ट जो है वो सिमेट्रिकल है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर क्या है, वो ये है। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आर होगी, और दिस आर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, विच इज नथिंग बट d/2। तो हम इस आर को लिख सकते हैं d/2। अगर न्यूट्रल एक्सिस की बात किया है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, सिमेट्रिकल शाफ्ट के केस में, क्योंकि शाफ्ट आपकी सिमेट्रिकल है, तो यहाँ इसके सेंटर पे लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, तो यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर, विच इज नथिंग बट आपकी जो ये आउटर बाउंड्री है शाफ्ट की, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं, और यही आपकी क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है, और इस रेडियस ऑफ शाफ्ट को हम d/2 लिख सकते हैं। तो आर को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग d/2। अब अगर बात की जाए जे की, तो जे आपका होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला विच इज π/32 d⁴, and d is nothing but it is diameter of shaft। d is diameter of shaft, d जो है वो diameter of shaft होगा। अब ये जो आपने कैलकुलेट किया है, इसको हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो आप जे की वैल्यू और आर की वैल्यू को कैलकुलेट करके
जो कैलकुलेट किया है आपने उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें विच इज़ टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो टी तो एज इट इज़ रहेगा, जे क्या है आपका π/32 डी टू द पावर 4 एंड टाउ इज टॉर्जनल shear stress एंड आर इज नथिंग बट d/2। अभी हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस टू दी आउटर मोस्ट फाइबर इज नथिंग बट d/2। तो अब यहाँ से होगा क्या, बेसिकली एक डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ये 16 हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बचेगी टी इज इक्वल्स टी ओवर π/16 डी क्यूब इज इक्वल्स टू टाउ। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से आपको मिल जाएगा टी इज इक्वल्स टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब। दिस इज द इक्वेशन विच इज फाइनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब इससे हम डायमीटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, बेसिकली यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के एग्जाम में तो उसमें आपको ये दिया होगा ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क दिया होगा, आपको स्ट्रोक की वैल्यू दी होगी और आपको टॉर्जनल shear स्ट्रेस की वैल्यू दी होगी और आपसे वो डायमीटर को कैलकुलेट करवाएंगे। तो जब आप डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आपको यहाँ से डायमीटर को निकालना है तो उस डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी क्यूब इज इक्वल्स टू टी इंटू 16 ओवर पाई इंटू टाउ, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हैं अंडर क्यूब रूट टी इंटू 16 ऑफ अपॉन पाई इंटू टाउ। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप डायमीटर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कभी कभी ये भी हो सकता है आपको डायमीटर दे दें, टॉक कैलकुलेट करवा लें, तो बहुत सिंपल सी एग्जाम ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल। तो ये जो इक्वेशन है ये हम किस शाफ्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर सॉलिड शाफ्ट। अगर शाफ्ट आपकी सॉलिड है तो उस सॉलिड शाफ्ट के लिए आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आसानी से टॉर्क को डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज इफ द शाफ्ट इज हॉलो, तो हॉलो शाफ्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर हॉलो शाफ्ट। नाउ अगर शाफ्ट हॉलो है तो हॉलो शाफ्ट का मतलब क्या है, हॉलो शाफ्ट का मतलब ये है कि उसमें एक आपकी आउटर डायमीटर होगी और एक इनर डायमीटर होगी, एक आउटर डायमीटर होगी और एक इनर डायमीटर होगी। तो ये आपकी एक हॉलो शाफ्ट है। अब इस हॉलो शाफ्ट के लिए डायमीटर को हम नेमिंग कर सकते हैं। तो इस आउटर डायमीटर को हमने कह दिया कि ये लेट अस सपोज ये डी नॉट है, डी आउटर, और इस इनर डायमीटर को हमने कह दिया कि ये डी आई है। सो अब होगा क्या बेसिकली कि बस दो चीज़ें चेंज होंगी इसमें। एक तो आपके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगी विच इज इक्वल्स टू π/32 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वियर डी नॉट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड डी आई इज द इनर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। और दूसरा यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, टॉर्जन इक्वेशन में जो आर होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आउटर बाई 2, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस इसका भी सेंटर पे लाई करेगा, इस जगह लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर विच इज आउटर डायमीटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी रेडियस ऑफ दिस हॉलो शाफ्ट कंसिडरिंग आउटर डायमीटर। तो जब आउटर डायमीटर को कंसिडर करके रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नथिंग बट डी नॉट बाई 2। सो जो आपका आर होगा यानी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस टू द आउटर मोस्ट फाइबर वो जाएगा आपका डी आउटर बाई
2। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, टॉर्जन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारी टॉर्जन इक्वेशन है T/J इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। सो अब क्या करना है हमें, सिंपली T तो एज इट इज़ रहेगा, J की जगह हमें रखना है π/32 D आउटर टू द पावर 4 माइनस D इनर टू द पावर 4, और टाउ एज इट इज़ रहेगा। टाउ मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है शेयर स्ट्रेस, तो ये कांस्टेंट रहेगी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। और आर की वैल्यू होगी D0/2, ये हो जाएगा 16। और फाइनली अगर हम देखें तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/16 टाउ D आउटर टू द पावर 4 माइनस D इनर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई D आउटर। अब अगर हम इसमें ये करें कि D आउटर टू द पावर 4 और D0 को कॉमन ले लें, यानी अगर हम इसको अब इस तरीके से लिखें तो हमारी टॉर्जन इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी T इज इक्वल्स टू π/16 टाउ D0 टू द पावर 4 ओवर DI, ये हमने कॉमन ले लिया। जब D0 टू द पावर 4 ओवर DI हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस DI ओवर D0 टू द पावर 4, ये बच जाएगा आपका। अब क्या कर सकते हैं हम, अब अगर हम DI ओवर D0 को K कंसीडर कर लें, DI ओवर D0 को K कंसीडर कर लें तो क्या होगा, Sorry. अब अगर हम DI ओवर D0 को K कंसीडर कर लें, नाउ लेट अस सपोज लेट DI ओवर D0 इज इक्वल्स टू K और एनी वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज K कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर DI और D0 को K कंसीडर कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारी जो टॉर्जन इक्वेशन है वो और सिंप्लीफाई हो जाएगी, और वो हो जाएगी π/16 टाउ K टू द पावर π/16 टाउ D0 टू द पावर 4 ओवर D0 इनटू 1 माइनस K टू द पावर 4, और इसको डिवाइड कर दें तो ये 3 हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी टॉर्जन इक्वेशन फॉर हॉलो शाफ्ट, वो आएगी आपकी T इज इक्वल्स टू π/16 टाउ D0 क्यूब 1 माइनस K टू द पावर 4। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये है हॉलो शाफ्ट के लिए, फॉर हॉलो शाफ्ट। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और हमने दो इक्वेशन कैलकुलेट की फॉर कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और एक इक्वेशन हमने देखी सॉलिड शाफ्ट के लिए और एक इक्वेशन हमने देखी हॉलो शाफ्ट के लिए, और ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिक डिज़ाइन है शाफ्ट की। अगर हम स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं तो इन अपकमिंग वीडियोज़ हम कुछ और डिज़ाइन क्राइटेरिया को कंसीडर करेंगे शाफ्ट के डिज़ाइन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहें और इस वीडियो सीरीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो गाइज़, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।